प्रीति की नजरें घड़ी की सुइयों पर टिकी हुई थी। जैसे ही घड़ी में 11 बजे उसने अपनी खूबसूरत निगाहों से ऊपर वाली मंजिल की सीढ़ियों पर नजर डाली। सीढ़ियां पार करते हुए अंजलि एक अदा से नीचे आ रही थी। हसीन चेहरा, खूबसूरत मुस्कान लिए वो नीचे आई। कैसी हो भाभी, जाग गई आप? प्रीति को उसका ये सवाल एक आंख न भाया था, क्योंकि वो तो सुबह सुबह जाग कर घर गृहस्थी के कामों में उलझ जाती थी, जबकि अंजलि की सुबह अब हुई थी। और पूरी नींद लेने के बाद जो चमक चेहरे पर आती है, वो खूबसूरत चमक उसके चेहरे को घेरे हुए थी। होनहार प्रीति इतनी थकी हुई थी कि उसका कुछ बोलने को भी दिल ना चाहा। वैसे भी उसे अंजलि जैसी तेज तर्रार लड़की से बात करने का कोई शौक नहीं था। अंजलि ने आराम से फ्रिज खोल गूंथा हुआ आटा निकाला, पेड़ा बनाया और देव के लिए नाश्ता तैयार किया। देव कुछ देर बाद नीचे आया। उसकी गोद में प्रियंका थी, उनकी इकलौती संतान। 1 साल की प्रियंका शांति से पापा की गोद में थी। तभी अंजलि ने एक खूबसूरत अदा से नाश्ता मेज पर रखा और प्रियंका को प्रीति को पकड़ाते हुए बोली, भाभी प्रियंका को पकड़ लो जरा, हम दोनों नाश्ता कर ले। प्रीति दंग खड़ी रह गई। प्रीति चाहती थी कि वो बच्चों के स्कूल से आने से पहले कुछ देर आराम करके फ्रेश हो जाए, मगर हमेशा की तरह खामोश खड़ी रह गई और वो प्रियंका को लेकर होठों को दबाती हुई कमरे में आ गई। प्रियंका को खेलने के खिलौने थमा दिए और वो खिलौने से खेलने लगी थी। साथ ही बेबी कोट में अनीका सो रही थी। अनीका पर नजर पड़ते ही प्रीति की निगाहों में ममता उमड़ आई। प्रीति 3 बच्चों की मां थी, जिनके नाम शिवाय, सोमिया और अनीका थे। अनीका अभी सिर्फ कुछ महीने ही की थी। शिवाय और सोमिया दोनों स्कूल जाते थे, इसलिए प्रीति को उन्हें स्कूल भेजने के लिए रोज जल्दी सुबह जागना पड़ता था। प्रीति और रुद्र दोनों हस्बैंड वाइफ थे। इस 5 मंजिल के घर में तनहा रहते थे, मगर 1 महीना पहले उसके छोटे भाई देव को भी दिल्ली में नौकरी मिल गई थी, इसलिए देव भी हमेशा रहने की नियत से यहाँ आ गया था। वैसे भी घर के ऊपर वाली मंजिल खाली थी, इसलिए रुद्र ने भी सोचा कि ऊपर की मंजिल भाई को रहने के लिए दे दी जाए। वहां एक कमरा, एक अटैच बाथरूम और एक किचन भी था, लेकिन उसमें सामान नहीं था, इसलिए रुद्र और देव की वाइफ नीचे वाला किचन इस्तेमाल करती थी। प्रीति की रुद्र और तीनों बच्चों के साथ पहले ही बहुत जिम्मेदारियां थी। उसे लगता था कि अंजलि के आ जाने से उसे कुछ आराम मिल जाएगा, मगर अंजलि के आ जाने से न सिर्फ उसे दिमागी सुकून से वंचित होना पड़ा, बल्कि जिस्म का सुकून भी बर्बाद होकर रह गया था। जो थोड़ा बहुत समय उसे मिलता था कि वो अपनी कमर सीधी कर ले, ताकि वो दोबारा फ्रेश होकर अच्छे से जिम्मेदारियां निभा सके, वो समय अंजलि और प्रियंका की देखरेख में बीतने लगा। प्रीति का दिल उस समय बहुत दुखता था, जब सारे हफ्ते के बर्तन खुद उसे अंजलि के कमरे से जाकर लाने पड़ते थे। प्लेट में बगैर ढके चावल न जाने कब से पड़े हुए होते थे। रोटियों के टुकड़े दूसरी प्लेट में मुंह चिढ़ा रहे थे। कई कप जो चाय पीने के बाद गंदे पड़े थे। प्रीति सारे बर्तन नीचे लाकर धोती थी। घर में कोई भी बर्तन गंदा पड़ा होता तो उसे बहुत बुरा लगता था, जबकि अंजलि इस मामले में न सिर्फ लापरवाह थी बल्कि मतलबी भी थी। सबसे ज्यादा अफसोस की बात यह थी कि देव भी आंखें बंद करके अपनी पत्नी का गुलाम बना बैठा था, जबकि रुद्र हर मामले में प्रीति को डांट दिया करता था, चाहे इसमें प्रीति का कोई कसूर हो या ना हो। जबकि देव अंजलि के सामने चूं भी नहीं किया करता था। जैसा अंजलि करने को कहती थी वैसा ही करता था। यूं लगता था जैसे वो उसका गुलाम हो, पति नहीं। रोजाना अंजलि को नीचे साफ सुथरा किचन मिलता था। बर्तन जो रात को सिंक में पड़े होते थे वो सुबह तक प्रीति साफ कर चुकी होती थी। हर चीज ठिकाने पर रखी मिलती थी। फिर भला 2 पराठे बनाने में क्या देर लगती। फिर नाश्ता करने और पति को विदा करने के बाद वो प्रियंका को लेकर ऊपर वाले कमरे में गुम हो जाती थी। फिर वो ऊपर से नीचे तभी आती थी जब दोपहर का खाना तैयार हो चुका होता था। आमतौर पर प्रीति उस समय रोटियां पका रही होती और अंजलि कोई ऐसा प्लान तैयार करती कि उसकी बेटी प्रियंका रोने लगती और आराम से पुकारती, भाभी रोटी बना रही है, मेरी भी बना देंगी। अब इस सवालिया निशान के बाद इनकार की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती थी। वैसे भी प्रीति अपने नाम की तरह बहुत मासूम थी। अंजलि आराम से गरम गरम रोटी लेती और प्रियंका को सामने बैठाकर खाने लगती। खाना खाने के साथ ही वो दूध पत्ती की ख्वाहिश करती। प्रीति 2 मिनट में दूध डालकर चाय का बर्तन चूल्हे पर चढ़ा दिया करती। प्रीति की सोच बिल्कुल साफ थी। वो सोचती थी कि मैं अपने बच्चों के लिए तो खाना बना ही रही होती हूँ, तो फिर भला 2 और रोटियां बनाने या चाय बनाने में मेरा क्या बिगड़ जाएगा। प्रॉब्लम तब होती थी जब हर खाने के चाय की प्रियंका के दलिये के बर्तन बगैर धुले छोड़ जाती थी। प्रीति ने अपने बच्चों की, जो अभी अभी स्कूल से आए थे, यूनिफॉर्म चेंज की, हाथ मुंह धुलवाया और खाना लाकर खिलाने लगी।
बच्चे जिद्दी थे, उनकी ख्वाहिश होती थी कि वो आराम से बैठकर कार्टून देखें और माँ निवाले बना बनाकर उनके मुंह में डालती जाए। प्रीति भी मान जाती थी। इतने में अनिका चीखे मार मार कर जाग जाती थी। प्रीति का खाना वही रह जाता था और वो अनिका के कामों में जुट जाती थी। वहां से फ्री होती तो बच्चों का होमवर्क और कुछ टेस्ट जिसकी तैयारी में भी अच्छा खासा समय लग जाता था। इस दौरान अंजलि बीमारी का बहाना जारी रखती और जब मर्दों के आने का समय होता तो सज धज कर नीचे आ जाती। भाभी जरा अपनी पिंक लिपस्टिक दे दो और ब्राउन पेंसिल भी। अंजलि का अंदाज दोनों तरह का होता था। प्रीति उसे सिर्फ ठंडी आह भरकर देखती ही रह जाती थी। वहां पड़ी है, ले लो। प्रीति जानती थी कि ये सिर्फ दिखावा है और अंजलि सारे रास्ते जानती है, तभी तो इतनी मालूमात रखती थी। जबकि प्रीति सादा से कपड़ों में इधर उधर फिर रही होती थी और इतने में रुद्र आ जाता था। जबकि अंजलि का छमक छल्लो वाला गेटअप रुद्र की नजरों में जरूर आता था, मगर प्रीति इन सब बातों से अनजान रुद्र के सुबह के कपड़े प्रेस कर रही होती थी। जबकि प्रीति को पता था कि देव अपने कपड़े खुद प्रेस कर लेगा, नहीं तो उसे आवाज दे देगा, भाभी ये शर्ट तो प्रेस कर दो, और प्रीति से इनकार ना होता। सबकी तो सेवा जैसे प्रीति के लिए ही रह गई थी। जिंदगी यूं ही चलती जा रही थी और प्रीति अंजलि की चालाकियां और मक्कारियां खूब समझने लगी थी। उन पर अंदर ही अंदर कुड़ती रहती थी। मगर यूं हुआ कि सिमरन दीदी उन दोनों की बड़ी ननद आ गई, जो दिल्ली में रहती थी, जो कुछ दिनों के लिए अपनी दोनों भाभियों से मिलने के लिए आई थी। और सिमरन दीदी ने एक दिन प्रीति के पूरे दिन का जायजा लिया और अंजलि का बेफिक्री वाला अंदाज भी देखा। सिमरन दीदी को प्रीति का यूं गधों की तरह काम करना बिल्कुल पसंद ना आया। उनको इस बात से बहुत गम पहुंचा। सिमरन दीदी को अपना कल याद आ गया था, जब वो भी ससुराली रिश्तेदारों की जान से भी ज्यादा सेवा किया करती थी। सेवा का उन्हें कोई बदला नहीं मिला था, बल्कि सबने उनसे गुलामों की तरह काम लिया था। सिमरन दीदी ने फैसला कर लिया कि वो प्रीति को अंजलि की चालाकियों की भेंट नहीं चढ़ने देगी। वो इसी सोच में गुम थी कि कहीं से शुरू करे कि ऊपर वाले ने खुद ही एक रास्ता निकाल दिया। वो कहते हैं ना कि बीच नहर में डूबने वाला अगर खुद की मदद न करे तो कोई दूसरा उसकी मदद नहीं कर सकता, उसको खुद भी हाथ पांव चलाने पड़ते हैं, तभी रास्ता निकलता है। सिमरन दीदी को एक सुनहरा मौका नजर आया तो मुस्कुराने लगी। हुआ यूं कि सिमरन दीदी के आते ही अंजलि ने बीमारी का रोना रोया। सारे काम खुद ब खुद प्रीति की जिम्मेदारी बन गए थे। वैसे भी अंजलि बगैर रिश्तों के जिंदगी गुजार रही थी। फिर उस समय तो इंतहा हो गई जब अंजलि ने खुद के और अपने पति बच्चों के कपड़ों का गट्ठड़ लाकर प्रीति को दे दिया। भाभी आप ये कपड़े धो देंगी, मेरी तो तबीयत बहुत खराब हो रही है, कमजोरी है और चक्कर आ रहे हैं। सिमरन दीदी खामोश थी और वो इस तमाशे को इंतहा की हद तक देखना चाहती थी। प्रीति जो थकन से चूर अभी अभी काम से फ्री होकर सुकून से बैठी थी, ये अब बस आराम करेगी। प्रीति हैरत से उसके चेहरे को तके जा रही थी। चाहती तो साफ बात करती कि थकी हुई हूं, मगर थकन का शब्द हमेशा की तरह उसकी जबान से नहीं निकला और अपने कमजोर हाथों से कपड़ों का गट्ठड़ खोलकर कपड़े निकालने लगी। बच्ची के कपड़े अलग किए, बड़ों के अलग, और वॉशिंग मशीन लगाकर कपड़े धोने लगी। 2 घंटों तक वो कपड़े धोती रही और जब उसने काम खत्म किया तो उसकी हालत बहुत खराब हो रही थी। सारे कपड़े भीग गए थे और अनिका भी रो रो कर दूध मांग रही थी। सिमरन दीदी भी इस मंजर को देख रही थी। उसने देखा कि अंजलि पानी में हाथ नहीं डाल रही थी कि कहीं उसे ठंड न लग जाए। प्रीति अनिका को थपथपाकर सुलाने में व्यस्त थी। तभी अंजलि ने प्रियंका को भी उसे ही थमा दिया कि भाभी मैं जरा नहाने जा रही हूँ, देव आने वाले हैं और अगर वो मुझे तैयार नहीं देखेंगे तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। इससे पहले कि वो कुछ कहती वो नहाने वॉशरूम में घुस चुकी थी। अब दोनों बच्चियां मुंह फाड़े रो रही थी, जबकि प्रीति का खुद भी रोने को दिल चाह रहा था। सिमरन दीदी ये सब मंजर देख रही थी। उन्होंने प्रियंका को थामा और प्रीति के कांधों पर हाथ रखते हुए धीमी आवाज में कहा, कब तक यूं खुद को तकलीफ देती रहोगी? ये दुनिया बहुत जालिम है, इतनी मीठी भी नहीं बनो कि तुमको आराम से निगल लिया जाए। सिमरन दीदी की हमदर्दी सुनकर प्रीति फूट फूट कर रोने लगी। आंसू उसके गालों पर लगातार बह रहे थे। फिर आप ही बताएं कि मैं क्या करूं? प्रीति ने बेबसी से कहा। सिमरन दीदी ने कहा, अगर मेरे कहने पर चलोगी तो तुमको इन सारी मुश्किलों का हल मिल जाएगा। बोलो दोगी मेरा साथ? अगर हाँ कहती हो तो हो जाओ शुरू। सिमरन दीदी की बात पर उसने सर हिलाया। थोड़ी देर बाद ही अंजलि बाथरूम से बाहर निकली, प्रियंका को थामा और अपने कमरे में मेकअप करने चली गई। सिमरन दीदी ने प्रीति को साथ बैठा लिया और दुख भरे अंदाज में बोली। प्रीति उनके एक एक शब्द को दिल में बसा रही थी। फिर अगला दिन शुरू हुआ जैसे बाकी दिन होते हैं।
मगर उस दिन कुछ ऐसा नया होना था जो बाकी दिनों में नहीं हुआ था। जबकि आज भी प्रीति घड़ी की सुइयों पर नजर टिकाकर बैठी थी। जैसे ही घड़ी में 11 बजे घंटी बजी, अंजलि मुस्कुराती हुई सीढ़ियां उतरकर नीचे आ गई। उसने एक मुस्कुराहट प्रीति की तरफ भी उछाली थी। टीवी के सामने बैठी शो देखती प्रीति ने भी जवाब में मुस्कुराहट पेश की थी। सिमरन दीदी दूर बैठी किसी किताब के पेज पलट रही थी। अंजलि ने किचन में कदम रखा। पहला झटका उसे तब लगा जब उसने सिंक में बर्तनों का अंबार देखा। उसने नाक मुंह चढ़ाकर एक कप निकाला और उसे धोया। नागवारी का एहसास उसके चेहरे से हो रहा था। फिर फ्रिज खोलकर आटा लेने के लिए नजर दौड़ाई, मगर आटा वहां था ही नहीं। वो गुस्से से पलटी। भाभी, आटा नहीं है क्या? उसके व्यवहार में बेयकीनी फैली थी। प्रीति ने उससे कहा, बिल्कुल है, बहुत सारा आटा है, कनस्तर में से निकाल कर गूंथ लो। अंजलि को जवाब देती प्रीति उस मासूम प्रीति से अलग लग रही थी। अंजलि बुरा सा मुंह बनाकर पांव पटकती ऊपर चली गई। थोड़ी देर बाद ही रुद्र तेजी से जीना पार करते हुए नीचे आया। भाभी, अंजलि की तबीयत जरा खराब है, कमजोरी है, उससे नाश्ता नहीं बन सकता। आप प्लीज 2 पराठे और आमलेट बना दो। प्रीति से पहले ही सिमरन दीदी ने जवाब दिया। क्यों, ऐसी कौन सी कमजोरी हो गई? शाम को नहाते तैयार होते और खाते पीते समय तो कोई कमजोरी नहीं होती। प्रीति, तुम ऐसा करो, मुझे वो फिरोजी सूट ला कर दो जिसके बटन टांगने हैं। लो जी, किस्सा ही खत्म हो गया था। अब रुद्र को नाकाम वापस लौटना पड़ा था। फिर रुद्र तैयार होकर भूखा ही ऑफिस चला गया था, बिना शर्ट प्रेस कराए, क्योंकि गुलाम प्रीति तो व्यस्त थी। दोपहर को जब अंजलि के पेट में भूख से चूहे दौड़ने लगे तो वो नीचे आई। उसके चेहरे का उड़ा हुआ रंग इस बात की दलील था कि उसे जोरों की भूख लगी थी। किचन में सब्जी के लिए जब डेगची का ढक्कन उठाया तो साफ साफ डेगची मुंह चिढ़ा रही थी। भाभी, आपने खाना नहीं बनाया? अंजलि का गुस्सा चौथे आसमान पर था। उसके बदतमीजी भरे लहजे ने तो प्रीति को भी चौंका दिया था। नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। क्या तबीयत सिर्फ तुम्हारी खराब हो सकती है? वो कोई सख्त जवाब देने वाली थी, मगर बड़ी ननंद को देखकर उसने अपने होठों को भींच लिए। सिमरन दीदी उसे सख्त नजरों से देख रही थी। वो भी घूर घूर कर देखती हुई ऊपर वापस चली गई। प्रीति सिमरन दीदी को देखकर मुस्कुराई। फिर जब बच्चे स्कूल से लौटे तो सिमरन दीदी ने चिकन सैंडविच बनाकर हॉटपॉट में रखे थे, वो निकाले। बच्चों को कहा, आ जाओ और आज बुआ के हाथ के बने सैंडविच खाओ और मजे करो। बच्चे बहुत तो खुश हुए। आज प्रीति को भी आराम करने को मिल गया था। इतना बड़ा दिन था और काम भी न था। फिर शाम को अंजलि नया सूट पहन कर आई। प्रीति सामने ही लोटी हुई थी सोफे पर। शायद अंजलि ने किसी बच्चे से खाना मंगवाकर उस पर गुजारा कर लिया था। अब उसे यकीन था कि रुद्र के लिए तो खाना बनाया ही होगा, मगर प्रीति को लेटा देखकर वो जल रही थी। जाओ खाना बनाओ किचन में। सिमरन दीदी की बात पर वो मजबूरन किचन में आई थी। खाना बनाना तो उसे आता ही नहीं था। सोचा कि चलो चावल ही बना लेती हूँ। चावल बनाते हुए उसकी हालत खराब हो गई थी। उसकी आंखें पानी से भर गई थी और टमाटर उसके कपड़ों को गंदा कर चुके थे। हल्दी उसके चेहरे पर लगी थी। बड़ी मुश्किल से उसने चावल बनाए तो सामने खड़ी प्रीति पर उसकी नजर पड़ी। सादा से काम वाले कपड़ों में वो बहुत हसीन लग रही थी। बच्चे भी प्यारे लग रहे थे। सिमरन दीदी भी तैयार सी लग रही थी। जब देव आया तो मुस्कुराकर एक गहरी नजर अपनी पत्नी पर डाली, जो बहुत प्यारी लग रही थी। हर वक्त मैले कुचैले कपड़ों में रहने वाली आज बहुत अच्छी लग रही थी। देव उसे देखे ही जा रहा था। प्रीति शर्मा गई। अच्छा, आज हम सब खाना खाने बाहर जा रहे हैं। खाने के बाद तुम मुझे सलोनी के यहाँ छोड़ देना और तुम रुद्र और अंजलि के साथ जला हुआ खाना जो उसने बनाया है वो खा लेना। सिमरन दीदी की बात पर वो उन्हें सख्त गुस्से में देख रही थी। तब रुद्र भी आ गया था और अपनी पत्नी की हालत को देखकर हैरत में पड़ गया। अभी तो उसके हाथ के जले हुए पकवान भी थे उसे हैरान करने को। सिमरन दीदी के पीछे मैं, देव और हमारे बच्चे मुस्कुराते हुए चल रहे थे। अंजलि खोए खोए अंदाज में उन्हें जाता हुआ देख रही थी कि प्रियंका की चीख ने उसे चौंका दिया। ओह, अभी प्रियंका को भी देखना है। इस दफा तो उसे सचमुच चक्कर आने लगे और कमजोरी महसूस होने लगी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाजत। तब तक के लिए धन्यवाद।